नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक भावी सम्राट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उनकी जीवनी के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम उनका एक भाग एक करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में उनके और बारे में बताएंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो उसमें उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य में भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। भारत राष्ट्र निर्माण मौर्य गणराज्य शासन अवधि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, राज अभिषेक 322 ईसा पूर्व। पूर्ववर्ती जो इनके पहले राजा थे वो उनका नाम था धनानंद, और उनके बाद जो राजा हुए उनका नाम था बिंदुसार। जन्म 345 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र बिहार में। निधन 297 ईसा पूर्व, उम्र 47 से 48 की समय कर्नाटक में हुआ था। समाधि श्रवण बेलगोला कर्नाटक, मैसूर चंद्रगिरी हिल पर्वत पर। जीवन संगनी दुर्धरा और हेलेना सेलुकस की पुत्री। संतान बिंदुसार। पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। घराना मौर्य राजवंश। माता मोरा। धर्म हिंदू। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोपण की तिथि साधारणतः 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा हैं। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था, और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से वो आगे का प्रचार छोड़ दिया था, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित उत्तरीय महाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। एक नया साम्राज्य बनाया कौटिल्य के साथ में मिलकर चंद्रगुप्त जी ने। राज्य चक्र सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण भी किया, और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना भी जारी रखा। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के नेपाल के तराई वाले क्षेत्र छोटे से गणराज्य के राजा के पुत्र थे। उनके पिता की हत्या कर राज्य हथियाने के कारण उनकी माता उन्हें लेकर पाटलिपुत्र चली आई थी। यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई थी। मध्यकालीन अभिलेख के साक्षात अनुसार मौर्य सूर्यवंश मधाता से उत्पन्न थे। बौद्ध साहित्य में मौर्य क्षत्रिय कहे गए हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। नंद सम्राट अपनी निम्न उत्पत्ति एवं निरकुशलता के कारण जनता में अप्रिय थे। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने राज्य में व्याप्त असंतोष का सहारा ले नंद वंश को खत्म करने का निश्चय किया, और उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदों का वध करने का श्रेय सिर्फ चाणक्य जी को दिया गया है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि सैनिकों की भर्ती चोरों, मलेच्छों और राक्षसों, आटविकों और शस्त्रों जीव श्रेणियों से करानी चाहिए। मुद्रा रक्षण से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कबोज, पारसिक तथा वहिक भी रहे होंगे। प्लूटार्क के अनुसार जो चंद्रगुप्त जी हैं उनकी पूरी जो सेना थी वो 6 लाख के करीब उन्होंने एक विशाल सेना बना रखी थी। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों विरुद्ध स्वतंत्र युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सद्रोकृत के नेतृत्व में
दासता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राजपालों को मार डाला गया। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया होगा, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व या उसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सफलता से उसे पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त का संभवतः महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ हुआ। जस्टिन एवं प्लूटार्क के वर्तों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार ने यवन विजेता को कुद्र कर दिया। भारतीय साहित्य परंपराओं में से लगातार लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति भी नंद राजा अत्यंत अहिष्णु रह चुके थे। महावंश टीका के एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चला और नए आक्रमण सीमांतर प्रदेशों से आरंभ हुए। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया और उसके बाद मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुके के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेख 14वीं शताब्दी का है, किंतु ग्रीक, तमिल लेखकों आदि के साक्ष्य के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाक्षत्रप रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित है कि चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय वैश्व पुष्यगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उसके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के स्वीकृत साम्राज्य का पूर्व उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु के किनारे आ उपस्थित हुआ। ग्रीक लेखक इस युद्ध का ब्यौरा वर्णन नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्तियों के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलतः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी तथा जो एरिये दे हिरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान के प्रांत देकर संधि क्रय की। इसके बाद चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट दिए। उपरिलिखित प्रांतों का चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके उत्तराधिकारियों के शासनगत होना कंधार से प्राप्त अशोक के द्विभाषी लेख से सिद्ध हो गया है। इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सेल्यूकस न मैगनेस्थनीज नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह वृत्ततः इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त का प्रायः संपूर्ण राज्यकाल युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तृत करने में बीता होगा। श्रवणबेला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गया था। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुआ। उसके बाद और कोई मुकुटधारी दिगंबर मुनि नहीं हुआ। अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवणबेलागोल में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वहीं उनका शरीर उन्होंने अपना चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी बनवाया है।
धन्यवाद दोस्तों। ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो जीवन परिचय था, इसके आगे हम आगे के भाग में उनके शासनकाल के बारे में, जो साम्राज्य था, साम्राज्य के बारे में और शासन व्यवस्था के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप मेरे चैनल पे आपको समस्त लोगों की जीवनी तथा और भी अच्छे रोचक वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।